हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखो बच्चों, ये हमारा जो चैप्टर चल रहा है फिजिक्स का नाभिक चल रहा है और ये लगभग 13वां लेसन बनता है, जिसमें आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो है कई बार पूछा गया है। नाभिकीय संलयन के आधार पर सौर ऊर्जा के स्रोत की व्याख्या कीजिए। एक तो इस टाइप से पूछा गया है और जो है ये और दूसरे नामों से भी पूछा गया है। सूर्य से ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा कैसे उत्पन्न होती है, आवश्यक समीकरणों की सहायता से समझाइए। ये भी जो है 2-3 बार इससे भी पूछा गया है, तो ऐसे ही एक बहुत पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आज हम देखने वाले हैं, कंप्लीट जानने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, अभी देखना आपका तैयार हो जाएगा। बस केवल एक बार देखने की आवश्यकता है। चलिए देखते हैं नाभिकीय संलयन के आधार पर सौर ऊर्जा की व्याख्या को देखें। देखो बच्चों, अगर हम बात करें कि नाभिकीय संलयन के आधार पर सौर ऊर्जा स्रोत की व्याख्या, यानी नाभिकीय संलयन के आधार पर ये सूर्य है हमारा, इसकी जो ऊर्जा है ये किस प्रकार हमें प्राप्त होती है, इसकी क्या व्याख्या है, तो इसके बारे में अगर हम जाने तो देखिए, अमेरिकी वैज्ञानिक H.A. बेथे, यानी अमेरिका के रहने वाले एक वैज्ञानिक थे H.A. बेथे। इन्होंने जो है सन 1939 में बताया। कितने सन में बताया था? 1939 सन में बताया था कि सूर्य पर लगातार नाभिकीय संलयन होता है। एक बात दिमाग में बिठा लेना, ये जो सूर्य है, इस सूर्य में जो है हमेशा लगातार जो है क्या होता रहता है? नाभिकीय संलयन होता रहता है, जिससे वह अविरत रूप से ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहता है। और जो आपको लगातार ऊर्जा प्राप्त होती है, इसके इसी नाभिकीय संलयन के कारण ही वो अविरत रूप से, यानी अविरत का मतलब होता है लगातार जो है सूर्य जो है ऊर्जा आपको देता रहता है। इसके बारे में उन्होंने निम्न स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए, और अब ये कैसे क्या हो रहा है इसके लिए उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया है। सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत हल्के नाभिकों का संलयन है। यानी कहने का मतलब, ये जो सूर्य जो है अपार ऊर्जा आपको दे रहा है, यानी अपार ऊर्जा देता है, ये किसका फलस्वरूप होता है? ये नाभिकीय संलयन के कारण ही होता है। किसके कारण होता है? नाभिकीय संलयन के कारण ही होता है। सूर्य में द्रव्य में, यानी जो सूर्य है, सूर्य यानी पूरा सूर्य अगर देखा जाए तो पूरे सूर्य में जो द्रव्य होता है वो 90% अंश हाइड्रोजन या हीलियम का होता है। किससे होता है? हाइड्रोजन और हीलियम से मिल करके पूरा सूर्य जो है, सूर्य का 90% भाग हाइड्रोजन और हीलियम मिलकर ही बनाते हैं। कितना परसेंट भाग बनाते हैं? 90% जो है हाइड्रोजन और हीलियम ही मिलकर के सूर्य का पूरा भाग बनाते हैं। बाकी शेष 10% में, अभी 10% जो शेष बचता है उसमें अन्य तत्व उपस्थित होते हैं। लेकिन ये जो अन्य तत्व होते हैं वो हल्के तत्व होते हैं। ऐसा नहीं कोई बड़ा मेटल रखा हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी जो अन्य तत्व होते हैं वो भी हल्के तत्व ही होते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? 90% हाइड्रोजन और हीलियम मिलकर बना रहा है, और बाकी जो 10% होता है इनमें भी अन्य तत्व होते हैं, और जो अन्य तत्व होते हैं वो भी हल्के तत्व ही होते हैं। आगे कहा गया कि सूर्य के बाहरी पृष्ठ का ताप, यानी जो सूर्य है, सूर्य के अगर बाहर का देखा जाए, बाहर यानी सूर्य के अंदर नहीं, सूर्य के बाहर बाहरी पृष्ठ का ताप लगभग 8000 के है। कितना होता है? 8000 के होता है। तथा इसके भीतरी भाग का ताप, यानी अगर सूर्य के अंदर की बात करें, सूर्य के भीतर में कितना ताप होता है, तो लगभग 2 × 10⁷ के होता है। 2 × 10⁷ के होता है। इतने ऊंचे ताप पर सूर्य में उपस्थित समस्त तत्वों के परमाणुओं की कक्षाओं से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। यानी इतना ऊंचा ताप होता है जिससे सूर्य के भीतर जो भी चीजें उपस्थित होते हैं, जो भी तत्व होते हैं, इन सब में से इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल जाता है। टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन रुकेगा, वहां निकल कर बाहर निकल जाते हैं। अतः वे तत्व नाभिकीय अवस्था में रह जाते हैं। जो भी मेटल तत्व होते हैं वो नाभिक की अवस्था में ही वहां उपस्थित रहते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अरे कोई भी परमाणु होता है, तत्व होता है, तो जो भी परमाणु होता है इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब इतना टेम्परेचर रहेगा सूर्य का, तो वहां पर क्या होते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं, और उस नाभिक में जो है यानी उसके अंदर जो है केवल परमाणु का नाभिक ही उपस्थित होता है। ये नाभिक इतने तीव्रगामी होते हैं। अब वो जो नाभिक बचा रहता है वो नाभिक इतने तीव्रगामी होते हैं कि इनकी परस्पर टक्कर में स्वतः ही इनका संलयन होता है। यानी वो आपस में अपने टकराते रहते हैं
और अपने आप टकराने की वजह से ये आपस में संलयित होते रहते हैं, यानी इनका संलयन जो है होता रहता है और अपार ऊर्जा विमुक्त होती रहती है और संलयन होने के कारण इनसे अपार ऊर्जा जो है निकलती रहती है। अब वैज्ञानिक वेथे के अनुसार, यानी इन्होंने जो वैज्ञानिक थे इन्होंने कहा कि सूर्य पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया दो प्रकार से पूर्ण होती है, यानी जो सूर्य पर नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया होती है ये दो तरीके से पूर्ण होती है। इनके दोनों तरीकों को हम बारी बारी जानेंगे। तो इतनी बात समझ में आएगी नहीं, यानी सूर्य जो हमें अपार ऊर्जा देता है वो नाभिकीय संलयन के कारण ही देता है। समझ में आ गई बात? चलो अब इनके दोनों प्रकार देख लेते हैं, ये कैसे इन्होंने स्पष्टीकरण किया है। अगर हम बात करें कार्बन साइकिल, ये कार्बन साइकिल बेथे ने बताया, यानी दो तरीका बताया। पहला तरीका है कार्बन साइकिल। तो कार्बन साइकिल क्या है? देखो सन 1939 में वैज्ञानिक बेथे, यानी जो वैज्ञानिक बेथे थे 1939 में बताया कि सूर्य में 4 हाइड्रोजन नाभिक, यानी सूर्य में 4 हाइड्रोजन नाभिक, यानी हाइड्रोजन के 4 नाभिक जो है, यानी अब 4 नाभिक होगा तो 4 प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन निकल ही चुका होगा, तो 4 प्रोटॉन का एक हीलियम नाभिक में संलयन, यानी एक हीलियम नाभिक में संलयन सीधे ना हो करके कई ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं की एक साइकिल द्वारा होता है। यानी 4 हाइड्रोजन नाभिक का जो संलयन होता है वो एक साथ ना हो करके वो कई 4 जो है अलग अलग ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा जो है होता है, जिसमें कार्बन एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। अब ये 4 अलग अलग नया स्टेप जो होगा इसमें भाई ये कार्बन के साथ ये अलग अलग जो स्टेप में अभिक्रिया करता है, तो इसमें कार्बन जो होता है ये उत्प्रेरक का कार्य करता है। कार्बन नहीं काम करेगा, ये सिर्फ व सिर्फ उत्प्रेरक का काम करता है। इस साइकिल को कार्बन साइकिल कहते हैं। अब चूंकि कार्बन उत्प्रेरक का काम करेगा तो नाम क्या दिया गया? कार्बन साइकिल कहा गया। इस साइकिल में 6 अभिक्रियाएं निम्न क्रमानुसार होती हैं, यानी ये एक चक्र पूरा होने में, यानी 4 हाइड्रोजन नाभिक मिल करके, हाइड्रोजन का नाभिक मिल करके एक हीलियम नाभिक बनाते हैं। तो यह प्रक्रिया 6 चरणों में पूरा होती है और इन 6 चरणों में कार्बन बीच बीच में जो है उत्प्रेरक का कार्य जो है करता रहता है, इसीलिए इसको कार्बन साइकिल कहा गया, यानी कार्बन साइकिल जो है कहा गया। समझ में आई बात? कैसे कर रहा है? देखो 1H1 ये आपका एक हाइड्रोजन का परमाणु है, यानी हाइड्रोजन एटम है, और ये कार्बन आप जानते हो परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भाग 12 होता है। ये दोनों कार्बन जो है एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा और 7n और इसका एटॉमिक मास जो है 13 और प्लस ऊर्जा देगा, यानी ऊर्जा निकालेगा और नाइट्रोजन में ये जो है परिवर्तित होगा, जिसका परमाणु भार जो है 13 रहेगा। अब ये जो 7n13 बनेगा ये तुरंत टूटेगा और कार्बन 12 में टूट जाएगा और एक बीटा जो है बीटा पार्टिकल उत्सर्जित करेगा और साथ में जो है V जो है आवृत्त जो है ये निकालेगा। और फिर जो है भाई 7n13 जो है ये कार्बन 13 में परिवर्तित हो जाएगा और ये कार्बन 13 जो है पुनः दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़ेगा और फिर नाइट्रोजन 14 परमाणु भार में जो है परिवर्तित होगा और ये जो है अपार ऊर्जा जो है साथ में निकालेगा। अब ये जो नाइट्रोजन 14 वाला परमाणु भार वाला बना है ये पुनः हाइड्रोजन के साथ संयोग करेगा और फिर ऑक्सीजन 15 का जो है परमाणु भार वाला जो है बनाएगा और साथ में ऊर्जा जो है उत्सर्जित करेगा। अब ये जो ऑक्सीजन 15 परमाणु भार वाला बनेगा जैसे ये पुनः जो है नाइट्रोजन 15 वाले में परिवर्तित हो जाएगा और एक बीटा पार्टिकल निकालेगा और साथ में जो है आवृत्त जो है दिखाया गया है, जिसे हम पॉजिट्रॉन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर ये जैसे ही नाइट्रोजन 15 बनेगा पुनः दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़ करके ये जो है कार्बन 12 और साथ में हीलियम का नाभिक बनाता है, 2He4 बनाता है। आप देख रहे हैं एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुआ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, कुल मिला के 4 हाइड्रोजन एटम जुड़ते हैं और ये चारों जुड़ करके हीलियम 2He4 का निर्माण करते हैं। यानी इन सभी अभिक्रियाओं को अगर आप जोड़ लेते हैं तो जोड़ेंगे तो ये 4 हाइड्रोजन के एटम हो जाएंगे और साथ में 2He4 बनेगा और 2 ये +1 बीटा पार्टिकल ये दिखाया गया है, साथ में ऊर्जा तो निकल ही रही है और 2 आवृत्त यानी 2 पॉजिट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे। तो अब ये पूरी अभिक्रिया में आप देख रहे हैं इसमें कहीं आपको इस अभिक्रिया में कार्बन नहीं दिख रहा है, यानी कार्बन यहाँ लगा और लगने के बाद फिर वैसे को वैसे भाई कार्बन 612 वाला लगा है, कार्बन 612 फिर मिल गया, तो ये उत्प्रेरक का काम
करता है। तो इसी के बारे में बताया गया है कि इस प्रकार एक पूरी कार्बन साइकिल में 4 हाइड्रोजन के नाभिक, कितने हाइड्रोजन नाभिक, 4 हाइड्रोजन के नाभिक सम्मिलित होकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। भाई 4 हाइड्रोजन के नाभिक आपस में मिलकर के एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं तथा इसके साथ 2 पॉजिट्रॉन, इसमें जो 2 बीटा पार्टिकल आपको दिखाई दिया गया है, भाई इसमें आप देख रहे हैं कि 2 बीटा पार्टिकल जो है ये पॉजिट्रॉन है, तो वही कहा गया, तथा इसके साथ 2 पॉजिट्रॉन व 24.7 मेगावोल्ट ऊर्जा उत्सर्जित होती है। 2 पॉजिट्रॉन पार्टिकल निकलते हैं और साथ में 24.2 मेगावोल्ट की ऊर्जा भी उत्सर्जित करते हैं। ये पॉजिट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉनों से विनाशित होकर लगभग 2 मेगावोल्ट ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यानी जो पॉजिट्रॉन बनता है ये भी जो है क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाता है, यानी उससे टकराता है और टकराने के बाद जो है पुनः जो है ये भी जो है 2 मेगावोल्ट की ऊर्जा ये भी उत्पन्न करता है। जो पार्टी पॉजिट्रॉन है ये +1 B0 लिखा गया बीटा में, ये पॉजिट्रॉन है और ये पॉजिट्रॉन पुनः जो है इलेक्ट्रॉनों से टकराता है और टकराने के बाद जो है ये पुनः जो है क्या करता है 2 मेगावोल्ट की ऊर्जा उत्पन्न करता है। यानी एक पॉजिट्रॉन जो है 1 मेगावोल्ट की ऊर्जा उत्पन्न करता है। इस प्रकार कार्बन साइकिल में अगर देखा जाए जो पूरा कार्बन साइकिल बन रहा है इसमें कुल 26.7 मेगावोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितना ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, 26.7 मेगावोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। अतः सूर्य के द्रव्य के 1 ग्राम में, यानी सूर्य का जो द्रव्य है उसके 1 ग्राम में लगभग 2 × 10⁻23 प्रोटॉन होते हैं। कितने होते हैं, 2 × 10⁻23 प्रोटॉन होते हैं। तो अतः सूर्य के 1 ग्राम द्रव्य से अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। अरे जब इतना पार्टिकल उसमें होता है उसके 1 द्रव्य में, तो 1 द्रव्य में इतना पार्टिकल होता है और 1 पार्टिकल में वैसे बहुत सारे ऊर्जा निकल रहे हैं, तो ये अपार ऊर्जा जो है 1 ग्राम में उत्सर्जित करता है। तो ये है कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल इसलिए कहा गया क्योंकि इसके भाई 4 हाइड्रोजन नाभिक जो है आपस में जुड़कर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया में जो है कार्बन जो है उत्प्रेरक का काम करता है और ये लगभग 6 स्टेप में यह प्रक्रिया पूरी होती है। यानी एक स्टेप में प्रक्रिया ना होकर के 6 चरणों में पूरी होती है, तो इसीलिए इसको कार्बन साइकिल कहा गया। तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसको दूसरा भी देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें प्रोटॉन साइकिल, अब दूसरा साइकिल जो माना जाता है वो प्रोटॉन साइकिल पर बात किया जाता है। ये नए अब ये जो प्रोटॉन साइकिल है ये नया नाभिकीय आंकड़ा जो है प्रस्तुत किया गया है। तो ये कहा गया नए नाभिकीय आंकड़ों के आधार पर अब यह माना जाता है, यानी जो नया नाभिकीय आंकड़ा माना गया है कि सूर्य में कार्बन साइकिल की अपेक्षा, यानी जो सूर्य में कार्बन साइकिल इससे पहले बताए इसकी अपेक्षा एक अन्य साइकिल की अधिक संभावना है, यानी एक दूसरी साइकिल की भी होने की संभावना जताई जाती है, जिसे प्रोटॉन साइकिल कहते हैं। और इस साइकिल को, नई साइकिल को जो है प्रोटॉन साइकिल के नाम से जाना जाता है। इस साइकिल में भी कई अभिक्रियाओं के द्वारा हाइड्रोजन के नाभिक संलयित होकर हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं। ये जो प्रोटॉन साइकिल है इस साइकिल में भी कई जो है ये जो अभिक्रियाएं होती हैं, यानी हीलियम का नाभिक बनाते हैं हाइड्रोजन आपस में जुड़ करके, ये भी कई अभिक्रियाओं के द्वारा ही होता है, ऐसा नहीं कि एक ही स्टेप में बनता हो। इस साइकिल में भी कई अभिक्रियाओं के द्वारा हाइड्रोजन के नाभिक संलयित होकर हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं। अब कैसे करते हैं, देखो 1H1 1H1 ये आपका हाइड्रोजन का परमाणु है, ये दो मिल करके 1H2 बनाते हैं और साथ में एक बीटा पार्टिकल देते हैं और भी आवृत्त जो है ये समीकरण 1 मान लिया गया। अब ये जो 1H2 बनाया है ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ जुड़ते हैं और 2He3 बनाते हैं, साथ में ऊर्जा निकालते हैं, ये समीकरण 2 हो गया। तीसरे समीकरण में क्या है कि ये 2He3 जो बना है, ऐसे और भी अभिक्रियाएं हुई होंगी, तो जो 2He3 आपस में मिलते हैं और 2He4 बनाते हैं और साथ में 2 हाइड्रोजन जो है अलग करते हैं, तो ये समीकरण 3 है। अब कहा गया कि समीकरण 1 और 2, यानी 1 और 2 में प्रत्येक में 2 से गुणा करने पर, यानी 2 से इसमें जो है गुणा कर दिया जाए और तीनों समीकरण को जोड़ने पर, और तीनों को अगर जोड़ दिया जाता है तो हमारा 1H1 1H2 यानी 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होगा और एक हीलियम नाभिक बनाया होगा और साथ में 2 बीटा पार्टिकल जो है निकला होगा और ऊर्जा और जो है आवृत्त जो है उत्पन्न होती है। तो ये अभिक्रिया जो है
होती है। तो इसमें इस अभिक्रिया से स्पष्ट होता है, यानी जो अभिक्रिया आपको देखने को मिली, इस अभिक्रिया से स्पष्ट होता है कि इस साइकिल का नेट परिणाम, यानी जो नेट परिणाम है ठीक वही आता है जो कार्बन साइकिल का होता है। यानी जो कार्बन साइकिल में परिणाम मिलता है वही परिणाम आपको इस साइकिल में भी देखने को मिलता है। ठीक यही परिणाम जो है आपको कार्बन साइकिल में भी देखने को मिला था। इस साइकिल की तीसरी अभिक्रिया, यानी इसमें जो तीसरा रिएक्शन ये बताया गया है, ये जो तीसरा रिएक्शन तब होगा कब होगा। तीसरी अभिक्रिया होने के लिए यह आवश्यक है कि पहली दो अभिक्रियाएं 2 बार होनी चाहिए। यानी ये जो दोनों अभिक्रियाएं हैं, जब ये 2 बार हुआ होगा तभी ये तीसरी अभिक्रिया हो सकती है। आप देख रहे हैं इसमें 2 हीलियम के परमाणु आपस में जुड़ रहे हैं, तो अब एक ये 2 रिएक्शन हुआ तब एक हीलियम बना है, तो ऐसे और 2 रिएक्शन होना चाहिए तब दूसरा हीलियम बनेगा, तब जाकर के ये अभिक्रिया होगी। तो कहने मतलब ये 2 अभिक्रियाएं 2 बार कम से कम होनी चाहिए, तब ये अभिक्रिया होना संभव माना जाएगा। समझ में आई बात? तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब सवाल ये उठता है कि ये जो अभिक्रियाएं होती है सामान्य ताप पर और सामान्य दाब पर ये अभिक्रियाएं होना असंभव है। क्यों असंभव है इसको भी जान लेते हैं। देखो सवाल अब ये उठता है, सामान्य ताप व दाब पर संलयन असंभव है, यानी इस प्रकार के जो संलयन बताए जा रहे हैं ये सामान्य ताप व दाब पर असंभव होता है। क्यों होता है? इसका कारण यह है कि जब संलयन होने वाले धनावेशित नाभिक एक दूसरे के निकट आते हैं, भाई धनावेशित नाभिक जब संलयन करना होता है एक दूसरे के निकट आते हैं तो उनके बीच वैद्युत प्रतिकर्षण बल अति तीव्र हो जाता है। और जाहिर सी बात है प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा ना, सेम टाइप के परमाणु जब नजदीक आएंगे तो उनके बीच जो प्रतिकर्षण बल होता है, रिपल्सन होता है, वो बढ़ जाता है। तो बढ़ जाएगा संलयन होगा कैसे? तो ये कह रहे प्रतिकर्षण बल अति तीव्र हो जाता है। इस बल के विरुद्ध संलयित होने के लिए उन्हें बहुत अधिक ऊर्जा, यानी अब उनको संलयन कराने के लिए भाई बल को हटाने के लिए बल हटाओगे तभी तो संलयन होगा। तो इन भाई वही कहा गया कि विरुद्ध संलयित होने के लिए उन्हें बहुत अधिक ऊर्जा अप्रॉक्सीमेट 0.1 मेगावोल्ट होनी चाहिए, यानी लगभग जो है 0.1 मेगावोल्ट की ऊर्जा होनी चाहिए तभी ये बल हटते हैं। अब इन्हें जो है इतनी अधिक ऊर्जा जो है देने के लिए अति उच्च ताप, यानी इस इतनी ऊर्जा मिलने के लिए अति उच्च ताप होना चाहिए। और कितना ताप होना चाहिए? लगभग 10⁸ के इतना जो है उच्च ताप होना चाहिए तथा अति उच्च दाब होना चाहिए, और साथ में जो है अति उच्च दाब भी होना चाहिए। यानी इतना ताप होगा 10⁸ के ताप होना चाहिए और उच्च दाब होगा, तब ये जो प्रतिकर्षण बल है हटेगा और तभी ये जो है संलयन करेंगे। ताप और दाब की ये दशा है। अब ये जो ताप और दाब की दशा है कि पता चला 10⁸ के ताप होना चाहिए और उच्च दाब होना चाहिए, ये पृथ्वी पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये मिलेगा तो मिलेगा केवल सूर्य में मिलेगा, इसके अलावा पृथ्वी पर असंभव है। तो वही कहा गया कि ताप और दाब की ये दशाएं पृथ्वी पर साधारणतया उपलब्ध नहीं है। पृथ्वी पर ये साधारणतः उपलब्ध नहीं है, इसीलिए ये जो है ना उच्च ताप और दाब हो पाएगा और न पृथ्वी पर ऐसा होगा। ये केवल सूर्य में ही मौजूद है और जहां पर यह संलयन की प्रक्रिया होती है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको बातें समझ में आ गई होंगी। इस प्रकार से जो है नाभिकीय संलयन के आधार पर सौर ऊर्जा की व्याख्या जो है इस प्रकार की गई है। तो इस क्लास में बस इतना ही। समझ में आया वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।